गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुगल काल से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं और हुमायूं के समकालीन शेर शाह सूरी से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को कंप्लीट कर लिया था। बाबर और हुमायूं के बाद हम देखते हैं कि मुगल वंश का जो अगला शासक होता है अकबर बनता है, और अकबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। हम देखते हैं कि हुमायूं जो है उसकी 1556 में मृत्यु हो जाती है, और उस टाइम जो अकबर होता है लगभग 14 वर्ष का होता है, और 14 वर्ष की उम्र में ही वो शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से युद्ध उसके द्वारा किए जाते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, अकबर कब शासक बन रहा है, 1556 में बन रहा है, और 1605 ईस्वी तक ये शासक रहता है। लगभग 50 वर्षों का इसका शासन रहता है अकबर का। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। जन्म कब हो रहा है, 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है, और इसका जन्म होता है अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पे होता है। किसके यहाँ पे होता है, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पे, वर्तमान में पाकिस्तान में आपका ये अमरकोट जो है पड़ता है। उसके बाद में इनके पिता, तो पहले मैंने आपको बताया था जो बाबर है, उसके बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर जो है शासक बनता है, और माता होती है हमीदा बानो बेगम। पहले की क्लास जो हुमायूं से संबंधित हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं है वो अपने भाई हिंदाल के यहाँ पे चला जाता है, और उनके हिंदाल का जो गुरु होता है उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ उसका विवाह हो जाता है, और उसके बाद उसका पुत्र कौन होता है, अकबर होता है। और राज्याभिषेक अकबर का होता है 14 फरवरी 1556 को, वैलेंटाइन डे के दिन ही किसका राज्याभिषेक हो रहा है, अकबर का। आगे हम देखते हैं कि इसका जो राज्याभिषेक हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, कालानौर पंजाब के अंदर होता है। जैसे ही हुमायूं के मरने की खबर आती है तो उसके बाद पंजाब के कालानौर में ही इसका अकबर का जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है, और इसका प्रधानमंत्री कौन होता है, बैरम खान। हुमायूं के टाइम से ही हम देखते हैं कि जो बैरम खान होता है वो हुमायूं के टाइम में ही हुमायूं का वजीर होता है। लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब अकबर शासक बनता है तो बैरम खान के नेतृत्व में ही ज्यादातर कार्य होते हैं, क्योंकि अकबर बहुत ही कम उम्र का होता है, लगभग 14 वर्ष से भी उसकी उम्र जो है कम होती है। तो ज्यादातर शासन में जो कार्य किए जाते हैं वो बैरम खान के नेतृत्व में ही किए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अकबर है जब वो शासन संभाल लेता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर जब शासक बनता है तो पानीपत के ऊपर दिल्ली के ऊपर हेमू के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और वो दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है, कौन, हेमू। और इसी टाइम में हम देखते हैं कि एक ऐसा हिंदू शासक होता है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। हेमू ने दिल्ली पर, आप ऐसे इसको लिखेंगे, दिल्ली पर अधिकार करने वाला हिंदू शासक तो कौन हो जाएगा, हेमू हो जाएगा। जब हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तो हम देखते हैं कि अकबर को जब ये खबर मिलती है कि हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, क्योंकि दिल्ली में जो है मुगल काल से संबंधित यानी अकबर का एक सेनापति जो दिल्ली में शासन कर रहा होता है, उस टाइम दिल्ली का जो शासन संभाल रहा होता है, जब वो भागकर अकबर के दरबार में जाता है कि हेमू नामक जो एक शासक है उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, और उसकी जो सेना है वो बहुत ही शक्तिशाली है, तो हम उससे युद्ध जीत नहीं सकते। और जब ये बात बोलता है तो बैरम खान उस सेनापति की हत्या कर देता है, क्योंकि वो मानता है कि वो नेगेटिव बातें कर रहा है, यानी वो ये ऐसा कैसे बोल सकता है कि अकबर की सेना किसी दूसरे शासक को नहीं हरा सकती है, और इसी वजह से वो उसकी हत्या कर देता है। और उन दोनों के बीच में फिर हम देखते हैं कि अकबर अपनी सेना लेके हेमू को हराने के लिए आता है, और कहाँ पे युद्ध होता है, दूसरा युद्ध जो पानीपत का होता है 1556 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था।
उसके बाद में बाबर ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और जो दूसरा पानीपत का युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में होता है। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि हेमू जो होता है उसकी आंख में चोट लगती है और जिसकी वजह से वो हाथी से गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है कि हेमू जो है वो मारा गया है, उनका शासक हेमू मारा गया है। और इसी का फायदा उठाकर जो मुगल सेना होती है वो हेमू को उठाकर अपने पास ले आती है। और इसी तरह से जो अकबर है वो युद्ध जीत जाता है, क्योंकि उसी युद्ध में हेमू को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच में होता है, हेमू के बीच में होता है और अकबर की इसमें विजय होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैरम खान की मृत्यु कब होती है, 1560 ईस्वी में होती है। बैरम खान जो अकबर का वजीर था, 14 वर्ष की उम्र में ही जो अकबर है शासक बन जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो अकबर की दाई माँ होती है महाम और उसके बेटे जो आदम खान होता है उसके द्वारा अकबर को भड़काया जाता है कि जो आपका वजीर है बैरम खान वो उसके द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं उनको अच्छे से नहीं करता है। यानी जो बैरम खान होता है वो एक शिया मुसलमान होता है, लेकिन ज्यादातर जो अकबर के दरबार में सरदार होते हैं वो कौन से धर्म से होते हैं, सुन्नी मुस्लिम होते हैं। तो ज्यादातर सरदार जो थे बैरम खान से जलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो अकबर का जो शासन है वो ज्यादातर कौन संभाल रहा है, किसके नेतृत्व में चल रहा है, बैरम खान के नेतृत्व में चल रहा है। और इसी वजह से, और दूसरा ये था कि वो एक शिया मुसलमान था और ज्यादातर सरदार क्या थे, सुन्नी मुसलमान थे। तो उनको आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगी और वो सबके जो है कान भरते हैं। और इसी वजह से कई बार अकबर को भी ये लगता है कि जो बैरम खान है वो उससे हटके कार्य कर रहा है, यानी जो कार्य अकबर के द्वारा बताए जा रहे हैं वो उस हिसाब से न करके अपने ही हिसाब से कार्यों को करता है। तो अकबर को भी अब ये लगने लगता है कि जब उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष की हो चुकी है, वो शासन संभाल सकता है। तो वो भी कुछ समय के लिए वो भी क्या करता है कि जब जो बैरम खान होता है दिल्ली से बाहर किसी अभियान पे गया हुआ होता है तो वहीं पे वो खबर पहुंचा देता है बैरम खान को कि अब आप यहाँ से सीधा मक्का चले जाइए। बैरम खान जैसे ही मक्का के लिए निकलता है तो अब जो मुगल सेना होती है वो उसके ऊपर आक्रमण कर देती है, लेकिन वहां पे उसको मारा नहीं जाता है, जबकि अकबर का वो बहुत ही निजी रहा होता है। इसलिए अकबर है वो उसको बोलता है कि या तो आप यहाँ से मक्का चले जाइए या फिर आप वापस दिल्ली आकर अकबर के जो सेना है वहां पे संरक्षक बन जाइए, अकबर के दरबार में आकर संरक्षक का पद संभालिए। इसमें बैरम खान को यह लगता है कि वो वजीर रह चुका है, अब अगर वह संरक्षक के पद पर रहता है तो वो उसके लिए तौहीन माना जाएगा, इसलिए वो मक्का जाने का रास्ता चुनता है। लेकिन जैसे ही वो मक्का जा रहा होता है तो रास्ते में गुजरात के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है, अफगानों के द्वारा की जाती है, क्योंकि बैरम खान जो हुमायूं के शासनकाल में भी जब वजीर था तो बैरम खान के द्वारा अफगानों के विरुद्ध जब युद्ध किया गया था तो उसके वो जो अफगान लोग हैं वो भी उसके विरुद्ध थे। तो गुजरात के अंदर अफगानों के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब बैरम खान की हत्या हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है सलीमा बेगम, कौन होती है, सलीमा बेगम। और ये सलीमा बेगम कौन होती है, ये अकबर की चचेरी बहन, अकबर की चचेरी बहन होती है। अकबर की चचेरी बहन होती है जिसके साथ बैरम खान शादी कर लेता है। लेकिन जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, सलीमा बेगम से कौन शादी कर लेता है, अकबर शादी कर लेता है। अकबर की मृत्यु इस प्रकार हो जाती है 1560 ईस्वी में। कब होती है, 1560 ईस्वी में। और उसकी पत्नी जो होती है सलीमा बेगम, उसके साथ में अकबर शादी कर लेता है और उसका जो पुत्र होता है खाने खाना, उसको भी शिक्षा कौन दिलवाता है, आगे चलकर उसका अकबर ही शिक्षा दिलवाता है। और आगे चलकर बैरम खान का पुत्र खाने खाना जो है अकबर के नवरत्नों में भी शामिल होता है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए अकबर के शासनकाल में क्या आता है, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। ये रहता है 1560 से 1564 ईस्वी तक रहता है। हम देखते हैं कि जो इस टाइम पे अकबर के ऊपर किस चीज का प्रभाव होता है, एक तो अकबर की दाइमा महामंगा और उनकी जो माता है उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। यानी इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन बोलते हैं, क्योंकि अकबर जो ज्यादातर निर्णय लेता है इन्हीं के प्रभाव में आकर ज्यादातर निर्णय लेता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि 1562 के अंदर आदम खान को मौत के घाट उतार देता है अकबर, और इसी वजह से जो आदम खान की माँ होती है महामंगा, जो दाइमा होती है अकबर की, वो इसी वियोग में तड़फ कर मर जाती है 1562 में आदम खान को मारने के बाद में। और ऐसे करते करते धीरे धीरे 1564 में पर्दा शासन या पेटीकोट शासन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करता है 1564 के बाद। 1562 में उसके द्वारा कुछ और काम किए गए थे, जैसे 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर इसको भी समाप्त कर दिया था, और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि जो अकबर होता है, जो चिश्ती संप्रदाय अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उस पे बहुत बार जाता है, और वहाँ जो है चिश्ती संप्रदाय को वो बहुत ज्यादा मानता है, और इसी वजह से अपनी धार्मिक न्याय के कारण ही वो क्या करता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है, 1562 में वो दास प्रथा को समाप्त करता है, और 1564 में वो जजिया कर को समाप्त कर देता है। तो ये तीन चीजें जो है किसके द्वारा समाप्त की गई थी? अकबर के द्वारा समाप्त की गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि आमेर यानी जयपुर के साथ वैवाहिक संबंध, इसमें हम बोलेंगे कछवाहा शासकों के साथ। कई बार आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कछवाहा शासकों के साथ यानी किन शासकों के साथ सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो किसके साथ किए थे? कछवाहा शासकों के साथ। इसमें हम देखते हैं कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री कौन होती है? हरकाबाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जो जोधाबाई के नाम से फेमस हुई थी, कौन थी? हरकाबाई। अकबर और जोधा की प्रेम कहानी हम किताबों में पढ़ते भी हैं और टीवी सीरियल में भी देखते हैं। अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के बारे में, ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, कौन? जोधाबाई। 1562 ईस्वी में इन दोनों का विवाह हो जाता है, और इस तरह से जो अकबर है पहला राजपूती विवाह करता है। किसके साथ करता है? जोधाबाई के साथ। यानी राजपूत वंश में उसका पहला विवाह कब होता है? 1562 में। कछवाहा शासक इनको बोला जाता है। आमेर के राजा भारमल की पुत्री होती है हरकाबाई यानी जोधाबाई। उसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ पर आक्रमण कब किया जाता है? 1567 में। मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह बहुत ही प्रतापी शासक थे, महाराणा प्रताप सिंह, जो अकबर के साथ संधि नहीं करते हैं, यानी अकबर की अधीनता जो स्वीकार नहीं करते हैं। कौन से शासक थे? महाराणा प्रताप सिंह, जिसने अकबर की अधीनता यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है 1567 में। उसके बाद में इनके बीच में एक युद्ध और होता है जिसको बोलते हैं 1576 में जो होता है, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप। कौन हो जाएंगे? महाराणा प्रताप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें राणा की हार हुई थी और अकबर इसमें विजयी हुआ था। उसके बाद 1572 में गुजरात पर आक्रमण करता है और उस पर भी अधिकार, यानी इसमें किसकी जीत होती है? अकबर की जीत होती है। तो इस तरह से अकबर के द्वारा जो युद्ध किए जाते हैं
जैसे आमेर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण 1567 में होता है, दोबारा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उसके बाद गुजरात पे आक्रमण करता है। 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसी साल ये बंगाल और बिहार पर आक्रमण करके उसको अपने अंदर मिला लेता है, यानी मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लेता है अकबर। इसके अलावा अकबर ने काबुल, कश्मीर, सिंध, ओडिशा, बलूचिस्तान, कंधार आदि पर भी विजय प्राप्त की थी। दक्षिणी भारत के अभियान अगर हम देखें तो खानदेश हो गया, दौलताबाद, अहमदनगर और आसिरगढ़, इन पर भी अकबर ने विजय प्राप्त की थी। मृत्यु अकबर की होती है 1605 ईस्वी में। उसके बाद में हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि जोधाबाई और जो अकबर होता है उसका विवाह कब होता है, 1576 में, और उन्हीं का पुत्र सलीम जो आगे किस नाम से फेमस होता है, जहांगीर, वो आगे चलकर शासक बनता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर जो है सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाया करता था और इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, क्योंकि जो अकबर है उसने सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी और उसी वजह से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए वो अपने पुत्र का नाम सलीम रखता है, जो आगे जहांगीर के नाम से फेमस होता है और जो मुगल वंश है उसका अगला शासक बनता है। उसके बाद में हम देखते हैं अकबर के दरबार में जो 9 रत्न होते हैं, नवरत्न, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो नवरत्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है अकबर के नवरत्नों में कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। कौन हो जाएंगे, अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी यानी अकबरनामा किसकी रचना की थी, अकबरनामा की। अकबरनामा इसकी रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, फेजी, ये कवि थे, इसने क्या किया था, महाभारत और लीलावती का, महाभारत और लीलावती, ये 2 ग्रंथ थे, महाभारत और लीलावती, इन दोनों का फारसी में अनुवाद किया था। किसमें, फारसी में अनुवाद किया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि लीलावती और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, फेजी के द्वारा किया गया था। और ये फेजी अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल था। तानसेन, इनको तो आप जानते ही हैं, ये एक संगीतज्ञ थे और ऐसा संगीत बजाते थे कि सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कौन थे, तानसेन, ये नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद बिरबल, जो आपके अकबर के एक विशेष सलाहकार थे। बिरबल के चुटकुले तो आप पढ़ते ही होंगे। और ये कौन थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, जो विशेष सलाहकार थे किसके, अकबर के। अकबर ज्यादातर सलाह किनसे लेता था, बिरबल से। राजा टोडरमल, ये राजस्व और वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल जो पहले शेरशाह सूरी की सेना में यानी शेरशाह सूरी के दरबार में थे और बाद में ये किसके दरबार में होते हैं, उसके बाद में ये अकबर के दरबार में होते हैं, एक राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री के पद पे होते हैं। राजा मान सिंह, ये प्रधान सेनापति होते हैं, ये भी राजपूत होते हैं, जो जोधाबाई के साथ कहाँ पे आते हैं, अकबर के दरबार में, आगरा में आते हैं और ये सेना में सेनापति होते हैं। और जब अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी सेना को भेजता है तो उसमें राजा मान सिंह को ही सेनापति बना के भेजता है। अगला है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये कवि थे और मैंने आपको पहले ही बताया था, बैरम खान के पुत्र रहीम खान ए खाना, जो बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल होते हैं। यानी ये कौन थे, बैरम खान के पुत्र। कौन हो जाएंगे, बैरम खान के पुत्र होते हैं। बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम, जिनसे बाद में अकबर ने विवाह कर लिया था। उसके बाद में हकीम हुकाम, हकीम हुकाम जो अकबर के निजी चिकित्सक थे, हकीम हुकाम ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, इनका नाम मुल्ला दो प्याजा इसलिए पड़ा था क्योंकि इनको प्याज खाने का बहुत ज्यादा शौक था और ये बात काटने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन, मुल्ला दो प्याजा। और ये अकबर के दरबार में अमात्य यानी मंत्री के पद पे थे। तो ये थे अकबर के दरबार में नवरत्न, जिनको नवरत्न या नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध थे। किस किस पद पे ये थे,
तो अबुल फजल जिसने आईने अकबरी की रचना की थी, फैजी एक कवि था जिसने महाभारत और लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तानसेन संगीतज्ञ थे, बिरबल विशेष सलाहकार थे, टोडरमल राजस्व और वित्त मंत्री थे, राजा मान सिंह प्रधान सेनापति थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना कवि थे, हकीम हुकाम निजी चिकित्सक थे और मुल्ला दो प्याजा अमात्य थे। तो ये थे अकबर के नवरत्न। तो इसमें हमने एक चीज और देखी थी अकबर के द्वारा, मैं आपको बता देती हूं कि अकबर के द्वारा क्या किया गया था। आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। इबादत खाना क्यों फेमस है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के विद्वान, विभिन्न धर्मों के विद्वान कहाँ बैठते थे, इबादत खाने में। और अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी कौन लेता था, अकबर लेता था। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर जो है, अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने तीर्थ यात्रा कर को भी खत्म किया था, धर्मनिरपेक्ष शासक था। इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था, जहां पे विभिन्न धर्मों के विद्वान यहाँ पे बैठते थे और वहां पे अकबर जो है विभिन्न धर्मों के बारे में, अलग अलग विद्वानों से विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी लेता था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक धर्मनिरपेक्ष था, तो अकबर जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जो चिश्ती संप्रदाय को मानने वाला था, तो कौन हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। और मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला शासक, अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कौन जाता है, तो अकबर जो है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाया करता था। तो यहाँ से आपके अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा क्या किया गया था, घोड़े दागने की प्रथा, अकबर के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा को फिर से शुरू किया गया, प्रथा को फिर से शुरू किया गया। फिर से शुरू किया गया ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इससे पहले भी घोड़े दागने की प्रथा शुरू की गई थी। दिल्ली सल्तनत के अधीन जब अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसके द्वारा सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा शुरू की जाती है और बाद में इनको फिर से कौन शुरू करता है, अकबर के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया जाता है, ताकि घोड़ों की पहचान हो सके, सेनापति अपने घोड़ों को बदले ना, या फिर किसी भी घोड़े को फिर से पेश ना किया जा सके। इसीलिए घोड़े दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में अच्छे से आपको याद होने चाहिए। तो अकबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि इस क्लास के बाद अकबर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लीजिए। तो आज की क्लास में हमने अकबर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम जो है जहांगीर के बारे में, अकबर का जो पुत्र है सलीम,
यानी बाद में जो जहांगीर के नाम से फेमस होता है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को कंप्लीट करेंगे। वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।